सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो आदरणीय अक्षित दहिया जी, वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। कुछ ही क्षणों में हम सभी से जुड़ेंगे। आज हम उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। तो आदरणीय जी अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार नेपाल जी। जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये एक मैंने मुहिम चलाई है इस लॉकडाउन के अंतर्गत, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से अपनी बात रख सकें। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र हैं, किसान हैं, उनके मुद्दे रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं ग्रामीण भारत संवाद में। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और आप हैं अक्षित दहिया जी, वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले आपके बारे में बता देता हूं। आपकी जो शिक्षा हुई है, आपने बीएससी की है रामजस कॉलेज से फिजिकल साइंस में, और उसके बाद अभी आप वर्तमान में एलएलबी के छात्र हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में। आपका जन्म 9 दिसंबर 1998 में सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां पर आपका जन्म हुआ। और आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा और प्रोफेशनली आपने इसको अपनाया भी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको सिल्वर मेडल भी बॉडी बिल्डिंग में मिला। तो ये एक छोटा सा परिचय था आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बारे में। तो आज की जो चर्चा है आदरणीय अध्यक्ष जी, वो है एक जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, उसको लेकर के। जी। तो मेरा पहला सवाल आपसे है आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, शिक्षा और राजनीति? जी बताएं। सबसे पहले तो जी 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 सबसे पहले तो अपने जितने भी दर्शक भाई बंधु इस लाइव वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन सभी को नमस्ते। और मैं खुद एक ग्रामीण मध्य वर्गीय किसान परिवार से आने वाला एक छात्र था। तो मुझे पता है कि जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है ग्रामीण छात्र संवाद, ये बहुत ही एक तरीके से अच्छा और मेरे दिल के काफी करीब इनिशिएटिव है। क्योंकि गांव तक, गांव के जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनके अंदर जो टैलेंट होता है, वो हम एक तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म की कमी के कारण वो अपना टैलेंट अच्छे से नहीं दिखा पाते हैं और अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाते जी। मैं हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई और वहां से निकलकर जब मैंने 12वीं की परीक्षा में मैंने पूरी हरियाणा के अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला जी। फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सब वहां पे, क्योंकि देहाती जो अपने एरियाज होते हैं वहां पे हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो एक निश्चित तौर पे मिट्टी के साथ अपना लगाव और स्पोर्ट्स के साथ एक लगाव लाजमी है। क्योंकि गांव के स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा टेक्नोलॉजी में, मेरे को नहीं लगता कि मेरे को भी फोन, जब मैं यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में आ गया था तब मेरे को फोन मिला था घर वालों से, तब तक मेरे पास फोन भी नहीं था। तो अपना खेलते कूदते पढ़ते और ऐसे ही पूरा जीवन गांव की गलियों में निकल गया। फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद मैंने देखा, जब मैं स्पोर्ट्स का विद्यार्थी था, कि किन किन प्रॉब्लम्स की वजह, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें स्पोर्ट्स के स्टूडेंट को झेलनी पड़ती है। हम अपने महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का जगह जगह नाम रोशन करते हैं, फिर अंतिम समय में हमें एडमिट कार्ड के लिए जूझना पड़ा। फिर प्रोटीन डाइट्स नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन यूज नहीं कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो उसके कारण मैं एक्टिविज्म की लाइन में आ गया, स्टूडेंट एक्टिविज्म मैंने स्टार्ट किया। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी की परिषद के संपर्क में आया और फिर जिला संयोजक, फिर विभाग से संयोजक के जैसे दायित्वों पर रहा। फिर 2019 में छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला और पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी साथियों ने इतना प्रेम दिखाया कि पूरे विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी सबसे ज्यादा मत अगर किसी स्टूडेंट लीडर को किसी भी छात्र संघ चुनाव में है तो वो मेरे नाम हुआ। तकरीबन 30,000 वोट, जो आज तक किसी भी छात्र संघ चुनाव में किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिले हैं, वो मुझे मिले। सबसे अधिक मतों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तकरीबन 19,000 प्लस वोटों से मैंने अपना छात्र संघ चुनाव जीता। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का अभी तक का सबसे युवा छात्र संघ अध्यक्ष। जी, ये आप 20 वर्ष की
जी जब मैं ये छात्र संघ आपके का चुनाव जीता। जी ये आपके नाम एक रिकॉर्ड है, सबसे कम उम्र के जो छात्र नेता के रूप में आप दिल्ली विश्वविद्यालय को छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। और आपकी जो जीत हुई थी वो 19,000 के मार्जिन से हुई थी। आपने चेतना त्यागी जी को हराया था। और मैं थोड़ा सा, जो अभी दर्शक देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से इस इंटरव्यू को यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अभी एबीवीपी 3 पदों पर काबिज है, जिसमें से आदरणीय अक्षित दहिया जी अध्यक्ष हैं, भाई प्रदीप तंवार जी उपाध्यक्ष हैं और बहन शिवांगी खरवाल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, जो कि मूलतः हिमाचल प्रदेश से आती हैं। और जिसमें से एक पद जो है एनएसयूआई के पास है, जिसमें सेक्रेटरी पद है आशीष लांबा जी। जी तो थोड़ा सा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की जो 2019 और 20 का जो आंकड़ा है वो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 1,30,000 जो छात्र थे वो एलिजिबल थे 2019 और 20 के चुनाव में, जिसमें से 39.9% ने मतदान किया, और जो कि पिछले की तुलना में 5% कम रहा। और अक्षित दहिया जी ने 19,000 के भारी अंतर से चेतना त्यागी जी को हराया। और 16 उम्मीदवार मैदान में थे और जिनमें से 4 महिलाएं थी, लेकिन मुख्य मुकाबला पूर्व की तरह ही एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही था। तो ये आपका एक संक्षेप में परिचय था आदरणीय अध्यक्ष जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, कोविड-19 वैश्विक महामारी पर दिल्ली विश्वविद्यालय स्तर पर आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? जी संक्षेप में बताएं। जी देखिए, 15 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला नोटिस जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि आने वाले 16 दिनों तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी और क्लासेस, फिजिकल जो हमारी क्लासेस लगती थी, ऑफलाइन क्लासेस लगती थी, वो नहीं लगेंगी। तो उसी समय मैंने भाग लिया था, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में और मेरा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि जब पूरी दुनिया में अगर कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे भारत में भी इसका असर पड़ेगा और भारत में भी आने वाले समय में लॉकडाउन होगा। तो उसको भागने के बाद मैंने एक कमेटी, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बुलाई और उस बैठक में ऐसा तय किया कि ये कमेटी जो स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाए, स्टूडेंट्स कमेटी ऑफ रिकमेंडेशन ऑन एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, इस नाम की एक कमेटी का गठन किया। और इस कमेटी में हमने 15 छात्र संघ पदाधिकारियों को नियुक्त किया, मतलब उनको चयन किया इसमें। और उनके 15 छात्र संघ के जो पदाधिकारी थे, उनके नेतृत्व में हमने आने वाले हमारे जितने भी प्रोसीजर्स होंगे एकेडमिक्स को लेकर और बाकी सारे एग्जाम्स को लेकर, इंटरनल असेसमेंट को लेकर, एक ऐसा सर्वे हमने चालू करवा दिया। और तकरीबन हम 100 से ज्यादा छात्र संघ पदाधिकारियों की इसमें भूमिका रही और 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच आउट करे। और एक बहुत सारी वैरायटी कि इंटरनल असेसमेंट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ऑफलाइन अगर करेंगे एग्जाम्स तो क्या इश्यू स्टूडेंट्स को आ सकते हैं, क्या वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन में क्या इक्विपमेंट्स हैं या नहीं है, प्रमोट में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें फाइनल ईयर विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन के बाद चाहिए होता है जॉब्स में या पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन में, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के नीचे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उन्हीं नंबर पे प्रमोट कर देंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे उनके फ्यूचर में कभी भी कोई जॉब या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। तो उनको भी एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट का मौका मिले, तो उस पे भी हमने चर्चा की। और फिर उसी विषय को पूरा एक ध्यान से लेते हुए, संज्ञान से लेते हुए, मैंने बाकी जितने भी छात्र संगठन है उनके स्टूडेंट लीडर्स के साथ बात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टीचर एसोसिएशन है डूटा, उनके साथ भी मीटिंग की। आज मैं खुद डीन से पर्सनली मिलकर आया हूँ, मैंने लेटर्स तो उनको भेजे हैं निरंतर, लेकिन आज मैं उनसे खुद मिलके आया हूँ और पूरी 1-1.5 घंटे की चर्चा में मैंने पूरी रिपोर्ट और ये सब सारी बातें उनके सामने रखी। और मैंने एक क्लियर मैसेज उनको दिया कि डूसू का मतलब वो 1,30,000 स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ डूसू से एफिलिएटेड है। नॉन डूसू रेगुलर कॉलेजेस, एसओएल यानी कोरेस्पोंडेंट स्टूडेंट्स और एनसी वेब के स्टूडेंट्स जो तकरीबन 8 लाख से ज्यादा है। तो जी दिल्ली विश्वविद्यालय में, जी उसी सवाल पे मैं आ रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में 9 लाख से ज्यादा छात्रों का आप नेतृत्व करते हैं। तो कोविड-19 की वजह से जो परीक्षाएं बाधित हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है? जी देखिए, उसमें परीक्षा में निश्चित तौर पे हमने ये कहा
कि जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, पूरी कमेटी और इतना सब कुछ जानने के बाद, एक स्टडी करने के बाद, एक हम इस थोड़ा सा एक सॉल्यूशन पे पहुंचे कि फर्स्ट सेकंड ईयर के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। उनके जो एग्जाम्स हैं वो हम आने वाले समय में, मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है उसमें वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। एक ऐसा हमने किया फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शन, जो सभी स्टूडेंट्स के 9 लाख 9 लाख में से 3.5-4 लाख स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, तो उन 3.5-4 लाख स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्मूला अगर आप लेके आएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। सभी 3.5-4 लाख स्टूडेंट्स को अगर हमें बेनिफिट करना है तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स देना, असाइनमेंट्स देना, ऐसे काफी सारे हम ऑप्शन स्टूडेंट्स के सामने रख सकते हैं, जिसको जो सूटेबल हो वो उस हिसाब से अपने पेपर दे सके। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ऑनलाइन शहरी इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए शायद आसान है जी। ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं इस सेवा को, जो ऑनलाइन सेवा का प्रयोग नहीं कर सकते जी। और ऑफलाइन की अगर हम बात करेंगे तो हो सकता है दिल्ली और आसपास के स्टेट्स के तो स्टूडेंट्स आ जाए, लेकिन वो स्टूडेंट जो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, वो स्टूडेंट जो साउथ इंडिया में रहता है, वहां से ट्रेन चलेंगी नहीं चलेंगी, और अगर चलेंगे भी तो वो उस सिचुएशन को देख के क्या इतने मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर, जब आप अपने घर से 100 मीटर बाहर भी अभी लॉकडाउन में नहीं निकल रहे हैं, और एक ही दम से हम बोलेंगे कि आप 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आ जाइए, जो कि एक तरीके से हॉटस्पॉट भी है, रेड जोन में इसको लिया गया है पूरे दिल्ली को, तो एक दो स्टूडेंट्स के बीच में हो नहीं जा पाएंगे। तो और प्रमोट के लिए भी मैंने आपको नहीं जा पाएंगे, तो और प्रमोट के लिए पता है कि कुछ स्टूडेंट उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते कि वो अपने आगे फ्यूचर में पोस्ट ग्रेजुएट और जॉब्स में जा सके, तो वो निश्चित तौर पे ये चाहेंगे कि वो प्रमोट ना होकर के एग्जाम से लिए जाए। तो एक मल्टीपल ऑप्शन सभी स्टूडेंट्स को दिए जाए, जिसके लिए जो सुटेबल हो वो उसको ऑप्ट करने के लिए बोला जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए, और 9 लाख में से एक भी विद्यार्थी अछूता नहीं रहना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात मैं बोलता आया हूँ कि जब तक हर विद्यार्थी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, तब तक मैं भी इसमें कोई भी अगर मुझे सुख सुविधा मिलेगी तो मैं उसको नकार दूंगा। इस यूनिवर्सिटी का अगर कोई लास्ट स्टूडेंट होगा जिसको बेनिफिट किया जाएगा तो लास्ट स्टूडेंट मैं होऊंगा। मेरे से पहले मेरी यूनिवर्सिटी के 9 लाख स्टूडेंट्स, उन सभी को बेनिफिट किया जाएगा। जी, पिछले दिनों ग्रामीण भारत संवाद से पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय भाई शक्ति सिंह जी, वो भी हमसे जुड़े थे ग्रामीण भारत संवाद से। तो ये सवाल मेरा उनसे भी था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल की सबसे बड़ी समस्या रहती है, और 2018-19 में आदरणीय पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं शक्ति सिंह जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये बात रखी भी थी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको लेकर के कुछ पैसा भी सैंक्शन किया था। तो हॉस्टल की समस्या को लेकर के आपका क्या कहना है, और भविष्य में आपकी इस पर क्या रूपरेखा है? जी बताएं। जी देखिए, हॉस्टल का जो विषय है इस यूनिवर्सिटी में, मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़े विषयों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे आने वाला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ये एक तरीके से मिनी इंडिया है। हर स्टेट के हर कोने से यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, और हर किसी की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो नहीं होती, और यहाँ पे जो पीजी रेंट होता है या फ्लैट्स का रेंट होता है वो काफी हाई होता है। तो उसके लिए हम जब रूम रेंट कंट्रोल एक्ट की मांग करते हैं तो वो उतना लेवल पे अभी वो नहीं जा पाती है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जितने हमारे स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट 20% स्टूडेंट्स को तो हॉस्टल मिलना चाहिए, जो बाहर से आते हैं एटलीस्ट उनको तो हॉस्टल मिलना चाहिए, और ये सभी की एक तरीके से बेसिक फैसिलिटी के रूप में हमें इनको देना चाहिए। और उसके लिए जितनी बंजर जमीन अभी विश्वविद्यालय की है उस पे निर्माण शुरू हो। जिस हॉस्टल में फीस हाइक हो रही है, काफी हॉस्टल्स में फीस हाइक भी होती है, उसमें फीस हाइक कम हो। इसको लेके डूसू निरंतर प्रदर्शन करता आता है। हम निरंतर इस पे हर साल हम एक स्टेप आगे इसमें जाते हैं। हाँ, वो पेस उतनी नहीं बन पा रही क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ उतना अभी कोऑपरेट नहीं कर रहा। हम निरंतर उनसे संघर्ष करते हैं, और वो अपने एक वही पुराने ढांचे की तरह स्लो स्पीड और इसमें वो चलते हैं। लेकिन हर साल हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इस बार तो दुगनी तेजी से हम प्रोग्रेस करेंगे। और इस बार मैंने पूरे अच्छे से काफी ज्यादा मेमोरेंडम्स भी और नोटिस भी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे। कोरोना वायरस के चलते उनमें थोड़ी सी रोक टोक आ गई है, लेकिन जैसे ही ये अभी हटेगा पूरी फोर्स के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन हॉस्टल का मुद्दा उन्हें उठाने वाली है। जी,
अच्छा आदरणीय अध्यक्ष जी, आप स्पोर्ट्स के छात्र रहे हैं कहीं ना कहीं, तो राजनीति ज्वाइन की आपने, तो आपका क्या विजन रहा, मतलब आपने स्पोर्ट्स छोड़ के राजनीति ज्वाइन की? देखिए, थोड़ा बताएं हमारे स्पोर्ट्स मैंने कभी जीवन में कभी नहीं छोड़ा। जी, कहीं ना स्पोर्ट्स मेरा फर्स्ट लव, जी, मेरा जी, फर्स्ट लव। बचपन से मैं खेल खेलता है, तकरीबन 8 से 9 गेम्स में मैं एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक खेला हूँ। यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी 4 बार कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट रहा अलग अलग गेम्स में, और अभी भी मैं निरंतर खेलता रहता हूँ। स्पोर्ट्स के साथ मेरा प्रेम कभी नहीं छूटा है। हाँ, स्पोर्ट्स में होने के नाते, एक मेरिटिशियस स्टूडेंट होने के नाते, जैसे मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाई थी कुछ कारणों की वजह से, तो एक स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स का एक मिक्सचर, और दोनों में जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करता था एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते, तो वो एक ऊर्जा का संचार मेरे सामान्य विद्यार्थियों की मदद से मुझे मिला, और उसकी वजह से मैं थोड़ा, राजनीति तो नहीं कहूंगा, मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं आया हूँ। हाँ, स्टूडेंट एक्टिविज्म की एक लाइन मैंने एक जरूर पकड़ी, और उसमें निरंतर अभी मैं अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सपोर्ट के साथ, इतना प्यार मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मिलता है, मैं उनको निरंतर बोलता रहता हूँ एक बात, कि आप मेरी ताकत है, और निश्चित तौर पे मैं आपकी आवाज बनकर ऐसे ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को हिलाता रहूंगा, और हम निरंतर इसमें एक्टिविज्म की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं सकारात्मक दिशा में। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में धन बल और एसयूवी कारों का कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है जी, बहुत भरपूर तरीके से प्रयोग होता है, चाहे उसमें पोस्टर ले लो या अन्य सामग्री मान लो आप, तो खूब पैसा इसमें लुटाया जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मतलब जो एसयूवी कार और धन बल का प्रयोग कर रहा है, तो आप इसको किस रूप में लेते हैं भविष्य की राजनीति में? हाँ, देखिए, जो एसयूवी की जो राजनीति है या धन बल की जो राजनीति है, उसको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने नकार दिया है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, जो इन चीजों की तरफ जाता है स्टूडेंट, आज का युवा बहुत ही जागरूक युवा है, और वो देखता है कि ये स्टूडेंट जो अभी फैंसी एसयूवी और इन सब में जा रहा है, वो कल को मेट्रो की समस्या कैसे हमें बताएगा जी, वो उसको क्या समझेगा। तो ये एक विषय मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपनी कैंपेनिंग कर रहा था, तो मैंने बाईसाइकिल्स पे कैंपेनिंग की। ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस की बात है कि उसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के सामने रखा, प्ले कार्ड्स के उस पे हमने मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर प्ले कार्ड्स लेके, मैं खुद भी अपने स्टूडेंट एक्टिविज्म की तरफ था तो लेकर खड़ा होता था, अपने चुनाव के समय भी मेरे साथी ऐसे लेकर खड़े हुए। तो अपनी जो हार्डवर्क है और आपका एक डाउन टू अर्थ जो नजरिया और जो रियलिटी है कि इस जो मनी पावर मसल इस पॉलिटिक्स को नकारते हुए एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में आज का युवा आगे बढ़ रहा है, इसको आइडियोलॉजी को लेकर अगर हम चलेंगे तो निश्चित तौर पे अब स्टूडेंट भी आपको सपोर्ट करेगा और इस देश के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जी, क्योंकि धन बल की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसको नकार रही है आजकल जो छात्र छात्राएं, इसीलिए जो मत का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं गिरता नजर आ रहा है। 39.9% मतदान किया गया 2019-20 में, और 2018-19 की अपेक्षा में 5% कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो धन बल और ये एसयूवी कार का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, और तो कहीं ना कहीं इसको जो छात्र और छात्राएं हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उसको नकार रहे हैं। तो जी, अध्यक्ष होने के नाते आप क्या क्या समस्याएं देखते हैं और जिसका भविष्य में आप काम करना चाहेंगे उसको लेकर के? जी, जिसमें से एक समस्या मैंने आपको हॉस्टल की बताई है। जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको हॉस्टल नहीं आवंटित हो पाता। पूर्वांचल के कुछ छात्र हैं, उनकी समस्या हमेशा से रही है, और उत्तर प्रदेश के छात्र, हरियाणा के छात्र, उनकी समस्याएं हॉस्टल की बनी रहती है। इसके अलावा आप दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या समस्याएं देख रहे हैं और आप उसको किस प्रकार से भविष्य की रूपरेखा है उसको लेकर के? जी बताएं। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र एक लार्ज समूह में दिल्ली से भी आता है, और दिल्ली मेट्रो, जब आपको मेट्रो फेयर्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है। आप अगर डेली अप डाउन करेंगे तो तकरीबन 100-150 रुपए आपकी डेली लग जाते हैं अप डाउन। तो विद्यार्थी की जो पॉकेट मनी होती है या बेसिक जो उनको घर से पे मिलता है या थोड़े बहुत पैसे जो मिलते हैं वो इसी में लग जाते हैं, और कई जो मध्यवर्गीय और गरीब परिवार से आने वाले छात्र होते हैं वो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो एक सबसे बड़ा हमारा हमेशा अभी, और इस बार जिसको मैं बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखा है कि जैसे बसेस में हम पासिस उपलब्ध करवाते हैं, उपलब्धि हमने करवाई है, ऐसे ही मेट्रो पास कंसेशन स्टूडेंट्स को मिले। दूसरा,
जो देहात से आने वाला छात्र है, जो मेट्रो में नहीं आना चाहता, या वहां पे जहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि देहात में मेट्रो कनेक्टिविटी आज दिल्ली में, ऐसा पूरी दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी है ऐसा नहीं है। अगर आप देहात की साइड जाएंगे तो वहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यूज स्पेशल बसेस ये चलवाई जाए। तो सबसे पहला काम तो ये आपकी कनेक्टिविटी विद इन द यूनिवर्सिटी ऑल्सो, कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाने के लिए भी यूज स्पेशल बसेस चले, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, और जो डेली अप डाउन करता है स्टूडेंट उसको भी कनेक्टिविटी की सुविधा हो। पहला ये। दूसरा ये, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से आने वाला विद्यार्थी हूँ, तो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को लेकर एक मेरा कंसर्न ये है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं आप देखेंगे तो मैक्सिमम ओलंपिक में अगर पार्टिसिपेशन वहां पे होता है तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन बहुत ही खेद की बात है कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, आज तक वहां पे एक भी मेडल तो छोटे मेरे ख्याल से क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। मेरी नॉलेज में भी ऐसे मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे देश में नहीं है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। तो ये कारण क्यों है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर तो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करते हैं। माइकल फेल्प्स की मैं अगर एग्जांपल दूं, जो यूएसए के स्विमर हैं, तो वो 19 वर्ष की उम्र में जब वो अपने हाई स्कूल में थे तब जाकर वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए थे जी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ इतना टैलेंट होने के बावजूद, सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं नकारूंगा। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो दिल्ली को ही अब बनाया गया था, तो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में प्रॉपर जिम्स है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैलेंट है, तो वो कहीं पॉलिटिक्स के शिकार तो नहीं हो रहे हैं, या कहीं उनको प्लेटफॉर्म आगे पुश करने के लिए जो प्रोत्साहन चाहिए स्पोर्ट्स को, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या ऐसा मानकर, क्योंकि उनके लिए करियर काउंसलिंग और ऐसे सेशंस हमें करवा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के समय भी, अभी आने वाले समय में ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त जी हैं और ऐसे अन्य ओलंपिक मेडलिस्ट को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाके स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट संवाद भी करवाने वाला हूँ। तो ऐसे इनिशिएटिव्स हम लेना चाहते हैं। एकेडमिक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, जो हमारे लास्ट ईयर डूसू में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप दिया गया था, इस बार भी डूसू ने उनको कैरी फॉरवर्ड करते हुए, अगर आपने ये इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट देख सकते हैं कि जीतने के बाद पहली पोस्ट चली थी वो स्कॉलरशिप की ही हमने दी जी। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूं, और जो तमाम आदरणीय शिवांगी दीदी हैं उनकी भी देखता रहता हूं, प्रदीप तंवर जी हैं उनकी भी देखता रहता हूं। तो स्पोर्ट्स को लेकर के मेरा सवाल था। जो मेरा अगला सवाल है आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर संक्रमण रोकने और सुचारू रूप से क्लासेस चलाने के संदर्भ में आपकी क्या राय है? और आज आप जो है वाइस चांसलर जी से मिले थे, तो आपने क्या बात उनसे की, ये भी हमारे दर्शकों को बता दें ताकि जी बताएं। आज वाइस चांसलर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने ज्ञापन दिया और डीन ऑफ एग्जामिनेशन को भी हम मिलकर आए, मैं मिलके आया था। तो उसमें मैंने उनको यही कहा कि जैसे आने वाले समय में जब नया सेशन शुरू होगा तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना और स्टूडेंट्स को जागरूक करवाना, जैसे सैनिटाइज करना बिल्डिंग्स को रेगुलर, ये प्रमुख हमारा वो रहना चाहिए। मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाना हेल्थ केयर के द्वारा, ताकि वो एक बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर ना पड़े, और निरंतर मेडिकल काउंसलिंग यूनिवर्सिटीज में हो, इसका हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही वो दिल्ली में आएंगे तो काफी ज्यादा एक हॉटस्पॉट रहा है, तो एक मन में उनकी शंका रहेगी कि क्या हम यहाँ पे सेफ हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर उनको एक तरीके से जागरूक करना, दूसरा सैनिटाइजेशन रहकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यही दो प्रमुख हमारे हथियार रहेंगे जिससे हम संक्रमण से बच पाएंगे। जी अच्छा, मेरा अगला सवाल है आदरणीय अध्यक्ष जी आपसे, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने तमाम प्रेसिडेंट दिए हैं, जिसमें से हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, अजय माकन जी, विजय गोयल जी, अलका लांबा जी, नुपुर शर्मा जी, तो आप भविष्य की राजनीति आप किस रूप में लेते हैं? जी मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ और आने वाले समय में मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ। अभी एलएलबी फर्स्ट ईयर में का मैं विद्यार्थी हूँ और आने वाले समय में मैं सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति बुरी है, राजनीति में बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि युवा और बढ़ चढ़ के आगे आए, लेकिन मैं
पर्सनली आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का एक जज के रूप में देखना चाहता हूँ। जी, क्योंकि अभी पूर्व में जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं शक्ति सिंह, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, तो उसी को लेकर के मेरा सवाल था। अच्छा, मेरे पास कुछ आंकड़ा है देश का कोरोना अपडेट। देश अभी 11वें स्थान पर है, जिसमें से अभी जो केस हैं देश में 96,169 हो चुके हैं और 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो अभी रिकवर हो चुके हैं 36,824, और एक्टिव केस जो है अभी 56,316 है। और उसी सापेक्ष में मैं दिल्ली का आंकड़ा बता देता हूं। अभी जो केस हैं दिल्ली में 10,054 है, और जो मौतें हुई हैं अभी तक 160 मौत हो चुकी है दिल्ली में, और 4,485 रिकवर हो चुके हैं, और एक्टिव केस 5,409 है। जी, तो ये कोरोना आंकड़ा था। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। तो चलते चलते आप जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े जो छात्र हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, संक्षेप। देखिए, मैं उनसे पहली अपील तो ये करना चाहता हूँ कि आपको पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ है, तब तक आपकी किसी भी राइट का उल्लंघन हम नहीं होने देंगे, छात्र हितों का हनन नहीं होने देंगे, और हर प्रकार से 9 लाख के 9 लाख स्टूडेंट्स को इक्वली बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए को लेकर मैं आपको आश्वस्त हूँ। जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत मूल्यवान समय ग्रामीण भारत संवाद को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही छात्रों के मुद्दे उठाते रहें और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। आप ग्रामीण भारत संवाद से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।